लास्ट जो हमने सेशन लिया था उसमें आपने पूरा हार्ट के बारे में पूरा समझ लिया, हार्ट की एनाटॉमी समझ ली, हार्ट में कैपिलरीज होती हैं, ब्लड ब्लड कैपिलरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, सबके बारे में समझ लिया। ब्लड का ट्रांसफ्यूजन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन किस किस तरह से होता है ये भी समझ लिया। तो अब हम आज जो बात करने वाले हैं हम बात हाँ इससे पहले जस्ट पहले हमने छोड़ा था जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, बात की थी ना हमने, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की इंपॉर्टेंस की बात की थी। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड और हार्ट। हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है इसको क्या कहेंगे। देखिए हार्ट में जो रिलैक्सेशन होता है और जो कॉन्ट्रैक्शन होता है इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से, इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से तैयार होती है हार्ट बीट। क्या, हार्ट बीट। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए हार्ट को देख लीजिए कि किस तरह से मैं बताऊंगा यहाँ पे। एक बार देख लीजिए इसमें इसमें होता क्या है, हम कह सकते हैं कार्डियक, सबसे पहले कार्डियक साइकिल के सीखेंगे। साइकिल को आप, साइकिल तो आप जानते हो, कोई चक्र अगर चल रहा है जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं पे जाके खत्म हो रहा है तो वो एक साइकिल कहलाता है। तो साइकिल में होगा क्या, एक पीरियोडिक रिलैक्सेशन का और कॉन्ट्रेक्शन का साइकिल है एक तरह से। हार्ट में जो मसल्स हैं, हार्ट की जो मसल्स हैं वो कंटिन्यूअसली क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती रहती हैं और रिलैक्स होती रहती हैं। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। हार्ट की मसल्स बार बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती हैं। यही साइकिल जो है क्या कहलाता है, कार्डियक साइकिल कहलाता है। तो हम कैसे कह सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। सो वी कैन डिफाइन दैट इट इज ए पीरियोडिक रिलैक्सेशन, पीरियोडिक रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ हार्ट। जस्ट इनफ, इतना ही लिखना है बस इसमें। सो वी कैन, हाँ मैं बता रहा हूं। सो इट इज ए पीरियोडिक रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स हार्ट, इनफ, इतना काफी है। और दूसरी बात, जब ये दोनों प्रोसेस चलेंगी, जब ये दोनों प्रोसेस चलेंगी, रिलैक्सेशन होगा और कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो इनके इफेक्ट से मैंने अभी क्या बताया था आपको, हार्ट बीट जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी, हार्ट बीट। सो हम क्या कह सकते हैं, सो वी कैन से व्हाट डू यू मीन बाय हार्ट बीट, व्हाट डू यू मीन बाय हार्ट बीट। सो वी कैन से दैट इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ हार्ट। हार्ट की मसल्स के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, उसके द्वारा प्रोड्यूस होती है हार्ट बीट। ओके, तो देख लीजिए हार्ट बीट कैसे प्रोड्यूस होती है, हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है। ओके, नाउ अब हम चलेंगे, छोटी छोटी चीजें बताएंगे हम। देखो नीचे पूरा वेंट्रिकल पार्ट दिख रहा है आपको, दोनों ही वेंट्रिकल नीचे दिख रहे हैं, नीचे के पार्ट में, और दोनों ही एट्रियम ऊपर की तरफ दिख रहे हैं। तो पहले क्या है, फोर्स जनरेट होगा, एट्रियम में जनरेट होगा, एट्रियम से जनरेट होगा, एट्रियम में फोर्स लगेगा तो वो किस में जाएगा, वेंट्रिकल में चला जाता है। तो ये जो फोर्स जनरेट होगा यानी पहले तो होगा कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद में क्या होगा, वेंट्रिकल्स में रिलैक्सेशन होता है, वेंट्रिकल में रिलैक्सेशन होगा, तो रिलैक्सेशन होने से ब्लड उसमें भर जाएगा, वेंट्रिकल में भर जाएगा रिलैक्सेशन से। कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड पुश होगा और रिलैक्सेशन से ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। फिर वेंट्रिकल्स में पुश कॉन्ट्रैक्शन होगा तो किस में जाएगा, पल्मोनरी वेन्स में जाएगा। इस तरह से चलता रहता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इस तरह से चलता है। अब एक बात और देख लेते हैं इसके बारे में, फैक्चुअल चीज क्या होती है। एक जो कंप्लीट साइकिल होता है, एक फैक्चुअल चीज देख लेते हैं इसके बारे में, क्या फैक्ट है। जब एक जो साइकिल जो कंप्लीट हो जाता है रिलैक्सेशन का और कॉन्ट्रैक्शन का, तो उसको कहते हैं हम, एक साइकिल को क्या कहते हैं, वन हार्ट बीट। क्या कहेंगे, वन हार्ट बीट। कार्डियक साइकिल जो कंप्लीट होता है यानी एक रिलैक्सेशन और एक कॉन्ट्रैक्शन, इन दोनों को मिलाकर के एक साइकिल कंप्लीट होता है और इसको कहते हैं हम हार्ट बीट। ओके, और हार्ट बीट आपको मालूम है कितनी होती है, हार्ट बीट एक मिनट में कितनी हार्ट बीट होती है, 70 to 72। सो द हार्ट बीट अबाउट 70 to 72 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में 70 से लेकर के 72 तक दिल जो है धड़कता है। यानी कि उसमें एक साइड कब, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्शन को और एक रिलैक्सेशन को नहीं कहेंगे, जब दोनों हो जाएंगे तब एक हार्ट बीट बनेगी।
कब बनेगी? जब दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, और दोनों के कंप्लीट होने पर रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन के तब बनेगा एक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल। तो एक कार्डियक साइकिल में एक हार्ट बीट जनरेट होती है, आप इतना याद रखना है। ओके, एक एक हार्ट बीट जब जनरेट होगी तो उसमें एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन होता है टोटल, यानी कि एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट करने में एक हार्ट बीट जनरेट होती है। और ऐसी एक मिनट में कितनी बार हार्ट बीट होती है? 70 टू 72 टाइम्स। एक हेल्दी पर्सन में हार्ट बीट बढ़ भी सकती है। कब बढ़ सकती है? जब हम एक्सरसाइज कर रहे हो, या फिर अचानक से हमने कोई चीज ऐसी देख ली, जो सांप देख लिया मान लो, तो हमारी एकदम हार्ट बीट बढ़ जाएगी अचानक से। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, हमारे एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन इस तरह के हार्मोन सीक्रेट हो जाते हैं अचानक। ये डू एंड डाई हार्मोन होते हैं, करो या मरो। जब आप ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हो कि वहां से आपके बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन जनरेट हो जाते हैं जो आपकी हार्ट बीट बढ़ा देते हैं, आप में आपके अंदर एनर्जी आ जाती है कहीं से भी। आप देखिए, एक बुजुर्ग आदमी है जो चल फिर नहीं सकता, एक बुजुर्ग आदमी जो चल फिर नहीं सकता, उसके सामने एक सांप फेंक दो आप, वो चल फिर नहीं सकता, वो फिर भी वहां से एकदम एनर्जी आ जाएगी उसके अंदर, और उठ के भागने की कोशिश करेगा वहां से। वो एनर्जी कहां से आई उसके अंदर? डू एंड डाई हार्मोन्स होते हैं ये। ओके, ये हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोन्स एकदम क्या कर देते हैं, मेटाबॉलिक रेट को तेज कर देते हैं, और हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो हार्ट बीट बढ़ सकती है कुछ कंडीशंस में, एक्सरसाइज करते टाइम पे बढ़ सकती है, कुछ ऐसी परिस्थिति में बढ़ सकती है जिससे कि आप डरावनी चीजों को देख लो तो बढ़ सकती है। और हार्ट बीट तब भी बढ़ जाती है जब आप डरावनी मूवी देखते हो, तो तब हार्ट बीट बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है आपकी? कभी बढ़ी है हार्ट बीट? ऐसी कोई मूवी आ रही हो जिसमें कोई ऐसी साउंड आ रही है जिसमें घोस्ट की जैसी साउंड आ रही है और कुछ ऐसा हो रहा है, तो आपकी हार्ट बीट अचानक से तेज होने लगती है, ऑटोमेटिक बॉडी में इस तरह का रिएक्शन होने लगता है कि बॉडी की हार्ट बीट बढ़ जाती है। आगे देखिए, आगे देखिए अब, इसमें देखिए और क्या हो रहा है। तो एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन को कंप्लीट होने में एक हार्ट बीट जनरेट होती है, और इसको कहते हैं, पूरे दोनों का जब कंप्लीट हो जाता है रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन, तब उसको बोलते हैं हम एक कार्डियक साइकिल। ओके, और एक बात और फैक्ट ध्यान रखना है कि जो हार्ट जो है वो पंप करता है ना एक बार में, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है उसमें 70 ml ब्लड को पंप करता है। वो कितना ब्लड पंप करता है? 70 ml, यानी 70 ml, 70 ml ब्लड को एक बार में पंप करता है। तो 72 टाइम्स में कितना ब्लड पंप कर देता है? वो कम से कम 4900 ml ब्लड को पंप कर देता है एक बार। एक मिनट में 4900 टाइम्स 900 ml ब्लड को वो क्या कर देता है? पंप कर देता है। इसका मतलब है कि एक मिनट के अंदर वो सारा, हमारी बॉडी के अंदर जितना ब्लड होता है उसको पूरे को पंप कर देता है एक मिनट में। हार्ट कितना काम करता है देख लीजिए। एक 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 हार्ट बीट जो जनरेट होती है उसमें एक एक बार के पंप में 70 ml, और पूरे पूरे 72 टाइम्स जो पंप करता है ब्लड, उसमें 4900 ml ब्लड को एक मिनट में पंप कर देता है। अब आगे की एक थोड़ी छोटी छोटी चीजें समझ रहे हैं हम, फिर पढ़ेंगे, फिर बताएंगे हम आपको पल्स के बारे में। अब पल्स क्या होती है? कहते हैं ना पल्स रेट कितनी है। पल्स क्या होती है? पल्स पीरियोडिक मूवमेंट होता है। पल्स जो होती है वो पीरियोडिक मूवमेंट होता है आर्टरी का। ओके, किसका? पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ आर्टरी। हाँ, पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ आर्टरी ड्यू टू पीरियोडिक फोर्सफुल मूवमेंट ऑफ ब्लड, ड्यू टू पीरियोडिक फोर्स मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू इट। यानी कि जो ये ब्लड जो पंप किया जाता है उसके थ्रू जो फोर्स जनरेट होता है, उसमें पीरियोडिक जो मूवमेंट होता है आर्टरी में। आर्टरी जैसे हम पल्स रेट यहां से देखिए, डॉक्टर के पास कभी भी जाते हो तो आपका डॉक्टर हाथ यहां से पकड़ेगा, यहां से ऐसे देखेगा, पल्स चेक करेगा ऐसे करके। करता है कभी ऐसे करके आपका? यहाँ से पल्स रेट चेक, यहाँ से चेक, आप भी चेक कर सकते हो उसको, पल्स रेट को। यहाँ पर देखिए, अभी ये पल्स चल रही है, ये यहाँ से चेक होती है। तो ये क्या है? ये क्या है? हम वेन्स में नहीं चेक कर रहे हैं इसको, किस में चेक कर रहे हैं? आर्टरीज में। ओके, सो वी कैन से पल्स इज द मूवमेंट ऑफ आर्टरी ड्यू टू द पीरियोडिक फोर्सफुल मूवमेंट ऑफ ब्लड दैट इज पास थ्रू इट, दैट इज पासिंग थ्रू इट। ये हो जाएगा। ओके, तो पल्स समझ में आ गई। अब इसके बाद में हम समझेंगे कि सिस्टोल क्या है और डायस्टोल क्या है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम का अंतर है।
सिर्फ नाम का अंतर है, कुछ भी नहीं है। सिस्टोल क्या है? सिस्टोल को कहेंगे हम कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल को हम क्या कह देंगे? रिलैक्सेशन। ओके, सिस्टोल मींस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ हार्ट। हार्ट की मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको तो कह देते हैं सिस्टोल, और हार्ट की मसल्स का जो रिलैक्सेशन होता है उसको कह देते हैं हम डायस्टोल। ओके, डायस्टोल कह देते हैं। और देखिए कोई भी नहीं है, पहली फर्स्ट स्क्रीन पे ही दिखाई दे रहे हैं मुझे, और कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो समझ में आ गया सिस्टोल किसको बोलेंगे और डायस्टोल किसको बोलेंगे। सिस्टोल इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ हार्ट, और डायस्टोल इज द रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ हार्ट। इसके बाद में ब्लड के बारे में हमें थोड़ा पढ़ना है कि ब्लड क्या है। तो 9th क्लास में आप ब्लड के बारे में पढ़ के आए हो। ब्लड क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड? ब्लड का क्या मतलब है? ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू तो लास्ट ईयर आपने पढ़ा है। इट इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड इट इज मेड अप ऑफ, जो ब्लड होता है वो किस किस चीज से मिलकर बना होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाज्मा। प्लाज्मा होती है, ब्लड सेल्स होती है, प्लाज्मा, ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स से। मेनली 3 पार्ट्स हो गए इसके, प्लाज्मा, ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ओके, तो प्लाज्मा, ज्यादातर जो प्लाज्मा होता है वो वाटर से कंटेंट होता है। यानी प्लाज्मा जो होता है उसमें ज्यादातर पार्ट किसका होता है? प्लाज्मा में। प्लाज्मा में ज्यादातर पार्ट होता है उसका वाटर का, वाटर होता है सबसे ज्यादा। और ये कैसे कलर का होता है प्लाज्मा? पेल येलो कलर का। पेल येलो कलर यानी कि थोड़ा पीलेपन लिया हुआ रहता है, थोड़ा थोड़ा पीलापन होता है। सो इसका रोल क्या होता है ब्लड का? आपको पता है ब्लड का क्या रोल है, हमने पहले भी पढ़ लिया था। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड का क्या रोल है? तो सारे वो रोल हैं जो हमने पिछली बार आपको, पिछले सेशन में हमने आपको बताए थे। ब्लड ही सारे काम करता है। एलिमेंट्री जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने का काम, कहाँ सारी बॉडी में सप्लाई करने का काम ब्लड करता है। हार्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम ब्लड करता है ना। और क्या काम करता है ब्लड? ब्लड, हाँ, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम ब्लड करता है। तो सारे काम मैंने दोबारा से नहीं बताऊंगा, ब्लड के सारे काम वही हैं जो पहले हमने बताए थे। और इंपॉर्टेंट काम क्या है कि न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करता है पूरी बॉडी में। न्यूट्रिएंट्स की क्या करता है? सप्लाई कर देता है बॉडी में। तो अगर आ जाए कोई क्वेश्चन आ जाए ब्लड से रिलेटेड कि ब्लड का क्या काम है, तो आप बता सकते हो। ओके, अब इसके बाद में हम देखेंगे कि, तो मैंने ये काम बता दिया कि ब्लड किस किस चीज से मिलकर बना होता है। ब्लड के तीनों पार्ट्स बता दिए। प्लाज्मा एक येलो पेल कलर का होता है, ज्यादातर पार्ट्स में किसका होता है? ज्यादातर पार्ट वाटर का होता है। और ब्लड सेल्स के बारे में आपको पता ही है। ब्लड सेल्स के बारे में क्या पता है बताइए? ब्लड सेल्स, राही, ब्लड सेल्स के बारे में आपको क्या पता है? ब्लड सेल कौन कौन सी होंगी? कौन कौन सी होंगी ब्लड सेल्स? बताइए। हाँ, हाँ, आरबीसी एंड, हाँ, ओके, जस्ट इतना याद रखना है कि जो ब्लड सेल्स होती हैं मेनली 2 टाइप्स की होती हैं। एक तो आरबीसी होती है, एक डब्ल्यूबीसी होती है। ठीक है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। हम्म तो आरबीसी का क्या है? आरबीसी की फुल फॉर्म में अगर बात करेंगे तो फुल फॉर्म है रेड ब्लड कॉर्पसल्स। एक्चुअल में हम बोलेंगे उनको रेड ब्लड कॉर्पसल्स, नॉट सेल्स। सेल्स हम उनको बोलते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है। इन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। और न्यूक्लियस क्यों नहीं होता? उसका एक रीजन है। कोई रीजन बता सकता है आप में से? इनके अंदर न्यूक्लियस क्यों नहीं मिलता? इसका कोई रीजन बता सकता है? टिश्यू तो है, सारी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, बगैर न्यूक्लियस के कैसे काम करेंगे? तो कोई बता सकता है क्या? हाँ, ये तो थोड़ा रिलेटेड पार्ट तो है कि हीमोग्लोबिन है, तो इसका मतलब एक्चुअल में क्या है कि इसमें इन सेल्स को हीमोग्लोबिन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। हीमोग्लोबिन मेन रोल प्ले करता है। तो इसका प्राइमरी स्टेज में इनमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन जैसे ही मैच्योर होती है सेल तो न्यूक्लियस जो है निकाल दिया जाता है बॉडी से, उससे सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। और क्योंकि इतना स्पेस नहीं होता उसके अंदर, तो हीमोग्लोबिन उसकी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, इसलिए इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ओके, तो हमारी ह्यूमन बॉडी की जो आरबीसी होती है उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं मिलता। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? कणिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कणिकाएं। रेड ब्लड कॉर्पसल्स। रेड ब्लड कॉर्पसल्स क्या कहते हैं? रेड यानी कि अगर हिंदी में बात करेंगे तो लाल रुधिर कणिकाएं, ना कि लाल रुधिर कोशिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स।
क्योंकि आप बड़े हो चुके हो, अब 10th क्लास में हो, तो आप उसको बोलना सीखो। आप ये नहीं बोलोगे रेड ब्लड सेल्स, नहीं बोलोगे अब आप। 6th का बच्चा बोलता है, 7th का बच्चा बोलता है, 8th का 9th का बच्चा अगर बोलता है इस तरह से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हो 10th क्लास में, इसलिए आप क्या बोलोगे, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। तो रेड ब्लड कॉर्पसल्स एंड सेकंड होती है वो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस होता है, इसलिए उनको सेल्स बोला जा सकता है, व्हाइट ब्लड सेल्स, है ना। तो दो तरह की हो गई, रेड ब्लड कॉर्पसल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स। अब इनके काम भी देख लीजिए थोड़े थोड़े। भाई हम पहले भी बात कर चुके हैं, आरबीसी का क्या काम है। आरबीसी का काम आपको पता है, ये क्या काम करती है, ऑक्सीजन को बाइंड करने का काम करती है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करके और पूरी बॉडी में सप्लाई करने का काम करती है, क्योंकि इसके अंदर क्या मिलता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मिल रहा है, और हीमोग्लोबिन कितना मिलता है ये भी आपको मालूम है। हेल्दी पर्सन में 12 टू 18 तक मिल सकता है, 12 टू 18 तक, बट नॉर्मली हम कहते हैं 12 टू 16 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। 12 टू 16 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, इतना हम नॉर्मली कह देते हैं कि हेल्दी पर्सन में इतना हीमोग्लोबिन होता है। मैं औरतों में कुछ ज्यादा मिल सकता है, ठीक है, कंपेरेटिवली टू टू द मेंस। मेंस की बजाय वुमेन्स में जो है कुछ ज्यादा हीमोग्लोबिन मिल सकता है। ओके, तो ये तो है आरबीसी। आरबीसी का मेनली काम यही है कि वो ऑक्सीजन को बाइंड करने का काम करता है और उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। सेकंड थिंग, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, इनका काम क्या होता है, हाँ प्रोटेक्ट करती हैं ये हमारी। ओके, ये बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। अगर कोई भी अगर अनवांटेड चीज, अनवांटेड एनिमी हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश कर लेता है, एंट्री कर लेता है, तो उसको पहचानेंगी पहले, तो आइडेंटिफाई करेंगे और उस पर अटैक करने का काम करती है। सबसे पहले अटैक करेंगे, उनको भगाएंगी बॉडी से बाहर के, तुम कैसे आ गए यहाँ पे बॉडी हमारी। पहचान भी लेती हैं वो, पता लगा लेती हैं कि ये हमारे हमारे जैसे आप पहचान लेते हो ना, जैसे आपके यहाँ पे कुत्ता होता है बंधा हुआ, डॉगी गेट पे बंधा हुआ होता है, वो अपने को और दूसरों को पहचानना जानता है कि कौन है अपना है और कौन है पराया। कोई अजनबी आएगा तो उस पर भौंकेगा, ऐसे ही ये काम करती है। कोई भी अगर स्ट्रेंजर एंट्री कर रहा है, बस अटैक करेंगे। तो ये पता चल गया ना, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी काम पता चल गया, थोड़ा मालूम चल गया ना इसके बारे में। अब बात है प्लेटलेट्स की। मैंने क्या क्या बताया था आपको ब्लड के बारे में, ब्लड किससे कंपोज होता है, ब्लड इज कंपोज, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स से। तो ब्लड सेल्स की बात हो गई, प्लाज्मा की बात हो गई, अब हम बात करें प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्लेटलेट्स का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बॉडी में, वो प्ले करती हैं ब्लड कोएगुलेशन में। अब कहोगे कोएगुलेशन क्या है, ब्लड क्लॉटिंग तो सुना है, क्लॉटिंग। जिस टाइम पे हमें चोट लगती है और ब्लीडिंग होती है, जब हमारी चोट लग जाती है और हमारे बॉडी से ब्लीडिंग होने लग जाती है, तो ब्लीडिंग ज्यादा देर तक नहीं रहती, वो कुछ देर बाद रुक जाती है ऑटोमेटिकली। वो कहलाता है ब्लड कोएगुलेशन और ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करती है, किसमें रोल प्ले करती है, ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करती है। ओके, तो प्लेटलेट का काम पता चल गया। और आप कभी कभी आप देखते हो कि किस कौन कौन सी डिजीज में ब्लड प्लेटलेट डाउन हो जाती है, सुना होगा आपने, है डेंगू में ब्लड प्लेटलेट डाउन हो जाती है। उसका रीजन, उसका प्लेटलेट डाउन डाउन हो जाएंगी तो डेथ हो सकती है। इसलिए लिक्विड लेते रहना चाहिए उस टाइम पे, बहुत ज्यादा लिक्विड लेना चाहिए। ओके, तो ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, ये तो एक हमने पढ़ लिया, कार्डियक साइकिल पढ़ लिया, हार्ट बीट पढ़ ली हमने, ब्लड के बारे में हमने थोड़ा सा बात कर ली, है ना, सिस्टोल और डायस्टोल पढ़ लिए, तो समझ में आ गया ना सारा चीज। अब हम बात करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम की, किसकी, लिम्फेटिक सिस्टम की। तो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होगा, मेनली लिम्फ होंगी। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होगा, लिम्फ। और लिम्फ क्या होती है, लिम्फ के बारे में जान जाओ, क्योंकि 9th क्लास में आप पढ़ के आए हो, 9th क्लास में आप पढ़ के आए हो, लिम्फ के बारे में मैंने 9th क्लास में भी बताया है आपको। कोई बताएगा लिम्फ क्या है, कोई बताएगा। और अरे, ब्लड में प्रेजेंट होती है वो लिम्फ। और क्या, और क्या कह सकते हैं उसमें, लिम्फ, लिम्फ को क्या कह सकते हैं, लिम्फ को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ डू वी डिफाइन, और व्हाट डू यू मीन बाय लिम्फ।
अरे कनेक्टिव टिश्यू तो है ही नहीं है ये, कैसे डिफाइन करेंगे इसको? इसमें और ब्लड में क्या अंतर है ये बता दीजिए मुझे। चलो ब्लड में और लिम्फ में क्या डिफरेंस है इतना बताइए मुझे। चलो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ? लिम्फ एंड ब्लड में क्या डिफरेंस है बताइए जल्दी फटाफट। कौन बताएगा? मैं स्क्रीन पे जा रहा हूं दूसरी पे। कौन कौन है उधर? रौनक, आकृति, जायदा, अभिनय। आकृति, आकृति वीडियो वीडियो एनेबल कीजिए जल्दी फटाफट, जिनका नाम लिया है मैंने। रौनक, आकृति, जायदा और अभिनया, जल्दी से जल्दी एनेबल किए फटाफट कुछ। हाँ जल्दी, आकृति फटाफट, जायदा जल्दी आओ, स्क्रीन पे आओ जल्दी फटाफट से। 9th क्लास में पढ़ के आए हो, मैंने पढ़ाया है आपको, जल्दी। हम्म। रौनक आप बताइए। रौनक, रौनक बताइए जल्दी फटाफट, क्या ब्लड में और लिम्फ में क्या डिफरेंस है? आकृति आप बताइए जल्दी, अनम्यूट कीजिए। 9th क्लास में अच्छे से पढ़ाया है मैंने, पूरा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पूरा अच्छे से बताया था, उसमें ब्लड, ब्लड बोन सारी चीजें बताई थी। लिम्फ के बारे में भी बताया था, थोड़ा याद कीजिए। लिम्फ के बारे में क्या बताया था मैंने? नहीं मालूम? लिम्फ, व्हाट डू यू मीन बाय लिम्फ? लिम्फ क्या है? चलो ठीक है, नहीं बताएंगे, तुम इधर सुन लीजिए। अब मुझे ही सुनिए, आप नहीं बताओगे, मुझे पता है आपको याद नहीं रहता। नहीं, मैं वीडियो पे ही आ जाता हूँ, ठीक है। हाँ देखिए, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रख लेना। क्या है कि जो ब्लड में मिलते हैं वो सारी चीज में मिलेंगी, जो ब्लड में मिलेगा वो सारी चीज इसमें मिलेंगी एक्सेप्ट आरबीसी, बस इतना से याद रख लेना। लिम्फ में आरबीसी नहीं मिलेंगी, बाकी सब कुछ मिलेगा। ओके, कोई भी डिफरेंस नहीं है। आरबीसी को अगर रिमूव कर दिया जाए ब्लड से तो वो क्या बन जाएगा? लिम्फ, एक तरह से। ओके, अंडरस्टैंड? So we can say, what we can say? We can say that it is similar to blood. It is similar to blood, but RBC are absent in lymph. It is similar to blood, but RBC are absent in lymph. और ये किससे मिलके बना होता है? It is formed from the fluid. It is formed from the fluid which leaks from the blood capillaries. ब्लड कैपिलरीज से जो ब्लड रिस जाता है, ब्लड निकल जाता है, उससे मिलके बना होता है। इस उससे मिलती है लिम्फ, उससे बनती है लिम्फ। ब्लड कैपिलरीज से जो ब्लड निकलता है, ब्लड कैपिलरीज से जो ब्लड निकल जाता है, जो फ्लूइड निकलता है, किससे? कैपिलरीज के बारे में बताया था ना कल हमने। तो ब्लड कैपिलरीज से जो फ्लूइड निकलता है वो कहलाता है लिम्फ, क्योंकि उसमें आरबीसी नहीं रहती, बाकी सारी चीजें होती हैं। समझ में आ गया? सो we can say that it is formed from the fluid leaks from blood capillaries and goes to the intracellular space of the tissue and goes to the intracellular space of the tissue and goes to the intracellular space of the tissue। कहां जाती हैं ये? कैपिलरी से जो फ्लूइड निकलता है वो, और इंट्रासेलुलर स्पेस में चला जाता है, तो वो कहलाता है लिम्फ। और किसके थ्रू कलेक्ट होता है ये? लिम्फ जो होता है किसके थ्रू कलेक्ट होता है? लिम्फ वेसल्स के द्वारा कलेक्ट होता है। ओके, इट इज कलेक्टेड बाय द लिम्फ वेसल्स, आप लिख सकते हो, ऐसे बोल सकते हो, इट इज कलेक्टेड थ्रू लिम्फ वेसल्स। इट इज कलेक्टेड थ्रू लिम्फ वेसल्स एंड फाइनली कलेक्टेड इट इज कलेक्टेड थ्रू किसके थ्रू? ब्लड, लिम्फ वेसल्स। इट इज कलेक्टेड थ्रू लिम्फ वेसल्स एंड फाइनली रिटर्न टू द ब्लड कैपिलरीज। जहां से आया था वहां रिटर्न हो जाता है एंड फाइनली रिटर्न टू द ब्लड कैपिलरीज। तो इसको ध्यान रखना है थोड़ा सा। लिम्फ क्या है कह सकते हो आप? लिम्फ ब्लड जैसा ही है, बट उसमें आरबीसी नहीं मिलती, सिंपल आपको बताना है। लिम्फ इज सिमिलर टू द ब्लड बट आरबीसी आर नॉट प्रेजेंट। ओके, उसमें प्रेजेंट नहीं होती। दूसरा, लिम्फ निकलती कहां से है? तो ब्लड कैपिलरी से निकलती है। ब्लड कैपिलरी से लिम्फ निकलता है, कलेक्ट किसके थ्रू होता है?
ब्लड किसके किसके थ्रू होता है? लिम्फ वेसल्स के थ्रू कलेक्ट होता है, और लिम्फ वेसल्स के थ्रू कलेक्ट होके वापस कहाँ पे पहुंचा दिए जाते हैं? कैपिलरीज में पहुंचा दिया जाता है, ब्लड कैपिलरीज में वापस पहुंचा दिया जाता है। ओके, समझ में आ गया इतना? अब देखिए, इसमें एक साइकिल दे रखा है, इसको एक मिनट, साइकिल। ये छोटा दिखेगा नहीं, मैं आपको दूसरे डायग्राम में बता दूंगा, इसमें दिखेगा नहीं शायद। अच्छा, अब आप, ठीक है चलो इसको रहने दो, इसको रहने दो। अब क्या होगा, क्या लिम्फ, जगह जगह लिम्फ की नोड्स भी मिलती हैं आपको, मैंने 9th क्लास में भी आपको बताया था, लिम्फ नोड्स मिलती हैं, गांठ हैं। टॉन्सिल देखे हैं आपने? यहाँ पे टॉन्सिल्स देखे, टॉन्सिल्स, ये देखो लिम्फ नोड्स। यहाँ पे कभी कभी आपको आपको छोटी छोटी गोली जैसी दिखाई देती है, यहाँ पे देखो, टच करेंगे आप इस जगह पे, टच करेंगे तो ये रही, ये रही, ये यहाँ पे, ये मैं पकड़ सकता हूँ अब यहाँ पे। ये क्या होती है? लिम्फ नोड्स होती हैं। क्या होती हैं ये? लिम्फ नोड। और ये सभी बॉडी के इस जगह पे मिलेंगी, जहाँ पे कनेक्टेड वो जो होते हैं, जहाँ पे यहाँ पे मिलेंगी। तो ये लिम्फ नोड्स के अंदर क्या चीज भरी हुई रहती है? लिम्फ, लिम्फ होती है। अब लिम्फ में देखिए, इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या बताई थी? लिम्फ में मैंने आपको इंपॉर्टेंट बात क्या बताई थी कि लिम्फ के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है? डब्ल्यूबीसी। लिम्फ के अंदर क्या प्रेजेंट है? डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी का क्या काम बताया था, क्या रोल प्ले करती हैं वो? क्या रोल प्ले करती हैं? फाइटिंग का, फाइटिंग का काम करती है। तो इसलिए जब भी यहां से फ्लूइड, जो ब्लड जो आता है कभी भी इनके थ्रू के गुजरता है, तो वहां पे उसमें अगर फॉरेनर आ जाते हैं, कोई भी फॉरेनर, कोई भी फॉरेनर मीन्स स्ट्रेंजर अगर कोई एंट्री कर लेता है, तो वहां पे फाइट करके, इस जगह पे तो आर्मी का, ऐसे समझ लो कि ये आर्मी का हेडक्वार्टर है, आर्मी की जगह जगह टुकड़ी है, वो कैसे भी करके रास्ते के थ्रू, ब्लड के थ्रू आ तो गया वहां तक, रास्ते के थ्रू आ तो गया, रास्ता खाली पड़ा था इसलिए आ गया, लेकिन यहाँ पे तो आर्मी पड़ी हुई है पूरी, लिम्फ नोड्स पड़ी हुई है, वहां पे तो वो खत्म होना ही होना है। लिम्फ नोड में तो वो खत्म होगा, क्योंकि बहुत सारी आर्मी होती है, अटैक करती है उस पर, लिम्फ खत्म कर देती है फॉरेनर्स को। समझ में आ गया? ओके, तो मेरे हिसाब से आपको ये चीजें बिल्कुल समझ में आ गई। हाँ, एक बार श्रवण, 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 सिस्टोल और डायस्टोल क्या बताया था मैंने? सिस्टोल क्या होता है, डायस्टोल क्या होता है, बताइए। सिस्टोल, सिस्टोल क्या है? सिस्टोल, सिस्टोल क्या बताया था? भूल जाते हो आप लोग, हैं बहुत जल्दी भूलते हो। हाँ, सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन है, और रिलैक्सेशन को क्या कहेंगे? डायस्टोल। याद रखो, छोटी छोटी चीजें, हार्ट बीट बताइए मैंने, कार्डियक साइकिल बताया है, पल्स रेट बताइए मैंने आपको, उसके बाद में मैंने आपको लिम्फ भी बताया है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, लिम्फ, इनसे मिलकर लिम्फ बना है। अब बात आती है फंक्शन क्या है। फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन पहला तो यह है कि ये कलेक्ट करती है किसको? ब्लड प्लाज्मा को, जो प्लाज्मा होती है उसको कलेक्ट करती है, लेफ्ट ओवर प्लाज्मा को कलेक्ट करने का काम करती है लिम्फ, वेरियस बॉडी पार्ट से। सो वेरियस बॉडी पार्ट से, डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड प्लाज्मा को कलेक्ट करने का काम लिम्फ करती है। ओके, सो वी कैन से इट कलेक्ट लेफ्ट ओवर प्लाज्मा, इट कलेक्ट्स लेफ्ट ओवर प्लाज्मा फ्रॉम द वेरियस बॉडी पार्ट्स। ओके, फ्रॉम द वेरियस बॉडी पार्ट्स। और दूसरा काम इसका यह है कि जो बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन और फैट्स, बिग मॉलिक्यूल्स मींस, बिग मॉलिक्यूल्स हम कह सकते हैं मैक्रोमोलिक्यूल। फंक्शन क्या है, क्या क्या फंक्शन है लिम्फेटिक सिस्टम के, तो हमने बता दिए थे आपको कि फर्स्ट फंक्शन मैंने बता दिया था कि इट कलेक्ट लेफ्ट ओवर प्लाज्मा फ्रॉम द वेरियस बॉडी पार्ट्स, पहला काम ये बताया था। सेकंड काम मैंने बताया था कि इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग बिग मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन फैट्स टू ब्लड। और थर्ड काम मैंने आपको बताया था, व्हेन लिम्फ पासेस, जब लिम्फ पास करती है यहां से थ्रू लिम्फेटिक नोड से, तो वो जर्म्स को किल करने का काम करती है। ओके, जर्म्स को किल करने का काम करती है। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज उसके बारे में, हार्ट के बारे में सब कुछ खत्म हो गया, ह्यूमंस के बारे में सब कुछ फिनिश हो गया। नाउ वी आर कमिंग टू, नाउ वी आर कमिंग टू नेक्स्ट प्लांट। सो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। नाउ
नाउ वी आर कमिंग टू द पॉइंट दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। सो क्या पढ़ा है आपने, भी पढ़ा है पिछली बार पढ़ के आए हो कि प्लांट्स में स्पेशल टिश्यू होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स। आपने पढ़ा है वेस्कुलर टिश्यूज के बारे में, बार बार कनेक्ट हो रहे हैं अभी ये, बार बार कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, तो टिश्यूज के बारे में पढ़ के आए हो। सो वी कैन से दैट प्लांट हैव द स्पेशलाइज्ड टिश्यू, प्लांट हैव द स्पेशलाइज्ड टिश्यू दैट इज वेस्कुलर टिश्यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसमें स्पेशल टाइप के टिश्यू होते हैं और उनको कहते हैं हम, उनको क्या कहते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज। और there are two types of vascular tissue, that is we have learned in ninth class, that is the xylem and phloem, that is xylem and phloem। So first of all we are talking about the xylem। xylem क्या है, तो देखिए xylem किसके, हमने सब कुछ बता रखा है आपको नाइन्थ क्लास में। जाइलम क्या काम करता है, केवल वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। और फ्लोएम क्या काम करता है, फ्लोएम का मेन काम होता है फूड का ट्रांसपोर्ट करना। पूरे बॉडी पार्ट्स में, यानी प्लांट्स के पूरे बॉडी पार्ट्स में फ्लोएम द्वारा फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है और जाइलम के द्वारा वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द जाइलम। व्हाट इज जाइलम, जाइलम क्या है, क्या काम करता है, जाइलम किस किस से मिलकर बना होता है। हमने पूरा नाइन्थ क्लास में पूरा पढ़ा था हमने, जब हमने टिश्यू पढ़े थे तब टिश्यू पढ़ने के टाइम पे हमने पढ़ा था कि किस किस से मिलकर बना होता है। तो हम दोबारा से हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। सो जाइलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इट इज कंपोज्ड ऑफ ट्रैकिड्स। एक तो ट्रैकिड से मिलकर बना है, दूसरा जाइलम वेसल्स, ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, चार चीजों से मिलकर बना है ये। ओके, दोबारा से सुन लीजिए, ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स, ये चार चीजें मिलकर जाइलम को बनाती हैं। और इन दोनों में से ये दो जो होती हैं, ट्रैकिड्स और जाइलम वेसल्स, दीज आर द कनेक्टिव एलिमेंट्स, ये कनेक्टिव एलिमेंट्स होती हैं। जाइलम एंड जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स, दीज आर द कनेक्टिव एलिमेंट्स। ओके, और काम क्या है इसका, मेन फंक्शन, इट इज प्ले मेन फंक्शन। और मेन फंक्शन तो आपको बता दिया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करने का काम सिर्फ ये करता है जाइलम। और नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फ्लोएम। फ्लोएम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, पहली बात। सेकंड थिंग, फ्लोएम इज कंपोज्ड ऑफ, ये किस किस से मिलकर बना हुआ है, सीव ट्यूब, पहली सीव ट्यूब होती है, सेकंड होती है कंपेनियन सेल्स, थर्ड चीज होती है फ्लोएम पैरेन्काइमा, और चौथी चीज होती है इसके फाइबर्स। चार चीजों से मिलकर बना है। इसमें सीव ट्यूब जो होती हैं, सीव ट्यूब्स आर द कनेक्टिव एलिमेंट्स। कनेक्टिव एलिमेंट्स कौन सी होती है, सीव ट्यूब होती हैं। और जाइलम में कौन सी होती है, जाइलम में कनेक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ट्रैकिड्स एंड जाइलम वेसल्स। ट्रैकिड्स एंड जाइलम वेसल्स आर द कनेक्टिव एलिमेंट्स इन जाइलम एंड सीव ट्यूब्स आर द कनेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे कि आखिर जो इनमें फूड का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, या ब्लड या मिनरल्स का, वो सॉरी वाटर का और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें प्लांट्स में, उसके लिए कौन कौन सी थ्योरी दी गई है, क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसेंट ऑफ शेप, एसेंट ऑफ शेप। और एसेंट ऑफ शेप कहेंगे अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू different plants parts, from root to different plants part. So the upward movement of water and minerals from root to different plant parts is called ascent of shape, is called ascent of shape. So many factors are responsible, or many factors are playing the important role. We can say that many factors are play in ascent of shape. कौन कौन कनेक्ट, अभी तो भोनिये से आ रहा है कनेक्ट होने के लिए। एंड इट टेक्स, बहुत सारी स्टेप्स होती हैं इसके लिए, दे आर एक्सप्लेन एज फॉलो। हम इनको थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह से इनको करेंगे। तो पहली बात आपको जाननी होगी रूट प्रेशर, दूसरी कैपिलरी एक्शन को जानना होगा, तीसरी चीज एडेशन और कोहेशन, एडेशन कोहेशन ऑफ वाटर। पहला हम रूट प्रेशर पढ़ेंगे, उसके बाद में कैपिलरी एक्शन पढ़ेंगे, कैपिलरी एक्शन क्या होता है, रूट प्रेशर क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे एडिशन कोहेशन ऑफ वाटर। एडिशन कोहेशन मतलब है वाटर के मॉलिक्यूल्स का आपस में चिपक जाना, एक तरह से फोर्स जनरेट कर लेना है। एडिशन कोहेशन
ऑफ वाटर। फिर पढ़ेंगे हम ट्रांसपीरेशन पुल्स। ट्रांसपीरेशन पुल, पुल्स, पुल का मतलब खींचना। ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कहां पे वेपर के रूप में कहां से निकलते हैं, स्टोमेटा से और लेंटिकल से निकलते हैं। तो उससे एक पुल बन जाता है, यानी पुल का मतलब है वो खींचता है वाटर को, फिर वो नीचे से जड़ों से, तो इसको कहते हैं ट्रांसपीरेशन पुल्स। और एक पढ़ेंगे थोड़ा सा हम, छोड़, एक एक लाइन का बस पढ़ना है, एक एक लाइन समझना है हमें। और एक पढ़ेंगे हम ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ओके, सो सबसे पहले हमको समझना होगा, एसेंट ऑफ शेप में ही पढ़ेंगे इनको, एसेंट ऑफ शेप में ही इनको पढ़ेंगे। तो एसेंट ऑफ शेप में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूट प्रेशर। रूट प्रेशर क्या होता है, आपको मालूम है कि जो रूट होती है, रूट के अंदर जैसे कैरेट है या फिर रेडिस है, उनके अंदर एक बहुत सारे छोटे 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 पतले पतले क्या होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं कि नहीं होते, रूट हेयर्स होते हैं ना। तो उनकी जो रूट प्रेशर के बारे में हम जानने के लिए हमें पढ़ना होगा कि जो बाल्स होती है रूट हेयर्स की, वो कैसी होती है, बहुत ही पतली होती है। यानी द वॉल ऑफ द सेल ऑफ द रूट हेयर्स इज वेरी वेरी थिन। रूट हेयर्स की जो वॉल दीवार जो होती है वो बहुत ही पतली होती है। ओके, सो होता क्या है, सॉइल के अंदर वो रूट हेयर्स जो होते हैं, तो क्या होता है, प्रेशर पड़ता है रूट हेयर्स पर, क्या पड़ता है, वाटर का प्रेशर पड़ता है, तो उसको क्या कर लेती हैं, वो वाटर को एब्जॉर्व कर लेती हैं। रूट हेयर्स वाटर को एब्जॉर्व कर लेते हैं, और एब्जॉर्व करके क्या करते हैं, फिर वो ऑस्मोसिस की प्रोसेस से क्या करते हैं, फिर वो ऑस्मोसिस की प्रोसेस से रूट, ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस होती है उसकी वजह से रूट, रूट के अंदर, रूट हेयर से रूट के अंदर चला जाता है, क्या चला जाता है, वाटर एंड मिनरल्स। सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू रूट हेयर्स में से एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं, एब्जॉर्व करके किस में चले जाते हैं, रूट में चले जाते हैं, और वो ऑस्मोसिस की प्रोसेस से कहां तक पहुंचा दिए जाते हैं, जाइलम तक। कहां तक पहुंचा दिए जाते हैं, जाइलम। अब जाइलम का काम होता है, जाइलम के थ्रू ऊपर अपवार्ड मूवमेंट होगा। ओके, अब क्या होगा, कैपिलरी एक्शन लगेगा उस पर। कौन सा एक्शन लगेगा, कैपिलरी एक्शन। आपने कभी देखा है एक पतली सी, बहुत ही पतली, बहुत ही पतली नली को अगर आप किसी ग्लास में अगर डुबोएंगे, ग्लास से भरे हुए पानी में डुबोएंगे, तो ग्लास में जितना पानी है उससे ऊपर पानी चढ़ जाता है उसमें, कैपिलरीज में। देखा है कभी, आप करके देखना। एक स्ट्रॉ लेना, बहुत पतली वाली स्ट्रॉ लेना, और पानी से भरे हुए ग्लास में ऐसे डालना उसको, डाल के देखना कि जो वो कैपिलरी एक्शन होता है, वो उसी एक्शन की वजह से वो पानी जो है, जो लेवल है, लेवल से ऊपर चला जाता है उससे। वो कैपिलरी एक्शन यहाँ पे लगता है जाइलम में। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कैपिलरी एक्शन। तो क्या कह सकते हैं, ए वेरी फाइन ट्यूब्स इज कॉल्ड कैपिलरीज। फाइन ट्यूब्स, बहुत ही पतली, बहुत ही पतली ट्यूब्स जो होती हैं वो कहलाती हैं कैपिलरी। सो वेरी फाइन ट्यूब्स इज कॉल्ड कैपिलरी। वाटर और एनी लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो या वाटर हो, वाटर एनी लिक्विड्स राइजेस इन कैपिलरी, वो ऊपर चढ़ जाता है कैपिलरी में, ऊपर चढ़ जाएगा, ऊपर अपार्ट मूवमेंट होगा कैपिलरी में, बिकॉज ऑफ द फिजिकल फोर्सेस एंड द फिनोमेना ऑफ द कैपिलरी एक्शन। किसके फिनोमेना के थ्रू, कैपिलरी एक्शन के फिनोमेना के थ्रू जो वाटर जो है वो कैपिलरीज में ऊपर चढ़ जाएगा। ओके, सो अब क्या जाएगा वो स्टेम में। इन स्टेम्स, स्टेम्स के अंदर क्या है, जाइलम से, जाइलम के थ्रू कहां भेज दिया जाएगा, वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू वो बॉडी के पार्ट्स में सप्लाई हो जाएगा, तो इसके थ्रू जाता है। इस पर कई सारे फैक्टर काम कर रहे हैं, पानी का और फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उस पर कई सारे फैक्टर काम कर रहे हैं। एक तो रूट प्रेशर काम कर रहा है, दूसरा कैपिलरी एक्शन काम कर रही है, फिर तीसरा मैंने बताया था एडिशन कोहेशन ऑफ वाटर, वाटर का एडिशन। वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में सट जाते हैं, एकदम चिपक जाते हैं, तो वो जब जैसे ही वो कैपिलरी एक्शन होता है तो वाटर का अपने, वाटर के मॉलिक्यूल भी एक दूसरे को खींचने का काम करते हैं ऊपर की तरफ। वाटर का मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल्स को ही खींचने का काम करता है, तो उसको कहते हैं एडिशन कोहेशन ऑफ वाटर। सो एडिशन कोहेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स मेक ए कंटिन्यूअस कॉलम, ये कंटिन्यूअस कॉलम बना लेते हैं वो चिपक चिपक के ऐसे, एक कंटिन्यूअस कॉलम इन द जाइलम। जाइलम में वो कंटिन्यूअस कॉलम बना लेते हैं, इससे वो फोर्स जनरेट होता है और वो ऊपर चढ़ने लगते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो ये हो जाता है। अब ट्रांसपिरेशन पुल्स क्या होता है, ट्रांसपिरेशन पुल्स ये होता है कि जब प्लांट्स के अंदर ट्रांसपिरेशन हो रहा होता है, जब प्लांट्स के अंदर ट्रांसपिरेशन हो रहा होता है, तो मैंने ट्रांसपिरेशन के लिए बताए थे दो, दो चीजें बताई थी। ट्रांसपिरेशन किसके थ्रू हो सकता है, तो स्टोमेटा के थ्रू हो सकता है या फिर लेंटिकल्स के थ्रू हो सकता है। स्टोमेटा या फिर लेंटिकल्स बताए थे कि नहीं बताए थे, या तो स्टोमेटा के थ्रू पानी निकलेगा, ट्रांसपिरेशन निकले होगा, या फिर लेंटिकल्स के थ्रू होगा। तो जब बहुत ज्यादा दिन के टाइम में जब बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन होता रहता है, तो ट्रांसपिरेशन के कारण एक फोर्स जनरेट होता है,
उसको कहते हैं ट्रांसपीरेशन पुल्स। वो क्या काम करता है, ऊपर से पानी जब जितना ज्यादा निकलेगा, लीफ से जितना ज्यादा पानी निकलेगा और लेंटिकल से जितना पानी वहां से निकलेगा, तो क्या करेंगे, वो एक प्रेशर जनरेट कर देंगी, पानी को ज्यादा ज्यादा खींचा जाएगा, प्रेशर जनरेट कर देंगे, और इसको कहेंगे ट्रांसपीरेशन पुल। समझ में आ गया? ट्रांसपीरेशन पुल अनुभूति। तो हम कह सकते हैं कि लॉस ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स। क्या हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू और लेंटिकल्स के थ्रू। सो लॉस ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स क्या कर देता है प्रभु, यही क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन कहलाता है, यही ट्रांसपिरेशन कहलाता है। और पुल्स क्या होगा, ट्रांसपिरेशन पुल्स क्या होगा, इसके द्वारा जो फोर्स जनरेट होगा पानी को खींचने का, वाटर मॉलिक्यूल्स को ऊपर खींचने का, वो ट्रांसपिरेशन पुल कहलाएगा। ओके, होगा क्या, जैसे ट्रांसपीरेशन जितना ज्यादा होगा, ट्रांसपीरेशन जितना इंक्रीज होगा दिन के टाइम में, ट्रांसपीरेशन ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा सनलाइट होगी, जितनी ज्यादा धूप पड़ेगी, ट्रांसपीरेशन भी उतना ही ज्यादा होगा। ट्रांसपीरेशन जितना ज्यादा होगा, ट्रांसपीरेशन पुल्स जो है उतना ही ज्यादा होगा। ट्रांसपीरेशन पुल ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा, वो पानी को खींचेगा, और जहां से जैसे जैसे पानी खिंचता जाएगा तो वो बीच बीच में क्या वैक्यूल्स क्रिएट कर लेगा, और वैक्यूल्स क्या काम करेंगे, पानी के अंदर जो बबल्स आ जाएंगे तो वो क्या काम करेंगे, वो उसको खींचने का काम करेंगे मॉलिक्यूल्स को, कहां से, रूट से। तो रूट से पानी इतने बड़े प्लांट्स में इतनी ऊंचाई तक चढ़ पाता है, इन्हीं की वजह से। तो किसकी वजह से चढ़ पाता है, एसेंट ऑफ शेप, और एसेंट ऑफ शेप में सारी चीजें काम कर रही हैं। रूट प्रेशर काम कर रहा है, कैपिलरी एक्शन काम कर रहा है, इसी का एडिशन कोहेशन ऑफ वाटर काम कर रहा है, ट्रांसपिरेशन काम कर रहा है, और इसी के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होता है, इसी के थ्रू फूड का भी ट्रांसपोर्टेशन ऐसे ही हो जाता है। ओके, तो ये तो था आपका ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल में आपने पढ़ लिया था ब्लड को कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ब्लड कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है बॉडी के अंदर, वो पढ़ लिया था। और प्लांट्स के अंदर भी आपने जान लिया कि प्लांट्स के अंदर कैसे कैसे हो रहा है, प्लांट्स के अंदर पता चल गया ना, रूट से और वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड का ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू कैसे कैसे हो रहा है। तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें काम कर रहे हैं, कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, ये आपने पढ़ लिया। जाइलम और फ्लोएम के बारे में मेनली क्या चीज पढ़नी है इसमें, जाइलम और फ्लोएम पढ़ना है, जाइलम और फ्लोएम पढ़ना है, फिर उसके एसेंट ऑफ शेप पढ़ना है। एसेंट ऑफ शेप में क्या चीज है, कैपिलरी एक्शन काम कर रहा है उसमें, कैपिलरी एक्शन काम कर रहा है, और ट्रांसपिरेशन पुल काम कर रहा है, कोहेशन एडिशन ऑफ वाटर काम कर रहा है उसमें, है, ये चीजें काम कर रही हैं। इन चीजों के बारे में थोड़ा सा पढ़ना। तो ये हो गया कंप्लीट आपका।